ठीक है, इस पर भी हम आगे और चर्चा करेंगे। मल्टी कैप एक कैटेगरी है जो टॉप 5 फंड्स में भी और बॉटम फंड्स दोनों में हमको नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले कि हमारे एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बपुन कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्ते मैम। सर कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। उड़ीसा से बात कर रहे हैं। कैसे हैं सर आप? शो कैसा लग रहा है आपको? सवाल अपना पूछ सकते हैं आप निकुंज सर से। जी मैम, बढ़िया है मैम। आपका शो देख के मैंने मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए सोचा मैम, इसीलिए मैम मैंने भेजा हूँ। बिल्कुल सर, आपने पोर्टफोलियो भेजा है। सवाल क्या है आपका, आप पूछ सकते हैं, बताइए। जी मैम, मेरा पोर्टफोलियो मैम 7 फंड है। तो ये फंड मैंने रखे हैं कि मैं इसका अलावा कुछ चेंज करें। मेरा गोल 15 साल से अबव है। तो क्या करना है मेरे को? मतलब मैं जो फंड लिया है वो सही है कि इसका अलावा कुछ ऐड करें कि कुछ कम कर दे कुछ? ठीक है। बपुन जी का पोर्टफोलियो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप है, 3000 की सिप उसमें करते हैं। तमाम जितने फंड्स हैं सब में 3000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, मिड कैप जिस पर हमारी चर्चा है आज की। बंधन स्मॉल कैप, महिंद्रा मनुलाइफ का भी स्मॉल कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और निपॉन मल्टी एसेट फंड। सर निकुंज सर, इन सभी में बपुन जी की 3000 की एसआईपी चल रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर 21,000 की एसआईपीज हो गई हैं। 15 साल तक के इस पोर्टफोलियो के साथ निवेश करेंगे और अभी की बात करें तो 3.5 लाख के आसपास वैल्यू इस पोर्टफोलियो की। आपको कैसा लग रहा है? एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है बकुल जी, राइट? जी बपुन। तो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगा कि 2 स्मॉल कैप फंड है, राइट? तो बेटर है कि वो एक ही स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। और दूसरा कि ज़्यादातर अगर 15 साल का टाइम पीरियड है तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो आप रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप मल्टी कैप कैटेगरी देख सकते हो। मल्टी कैप में वाइटॉक कैपिटल का मल्टी कैप भी अच्छा है और दिस एसबीआई का मल्टी कैप, कोटक का मल्टी कैप भी अच्छा है। वो मल्टी कैप कैटेगरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा, तीनों कैप में हो जाएगा। और प्योर स्मॉल कैप, प्योर मिड कैप से बेटर रहता है कि आपका ब्लेंडेड स्ट्रेटेजी, ब्लेंडेड पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। ठीक है सर। सर आपको कहीं पे पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग इनके नजर आ रही है? किसी फंड में, किसी 2 फंड में, 3 फंड में ओवरलैपिंग हो सकती है? क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस करी, फ्लेक्सी कैप हमारे पास रोजाना पोर्टफोलियोज आते हैं, जब कहीं फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप मुझे एक ही पोर्टफोलियो में दिखता है तो ऐसा आता है मन में, क्योंकि फ्लेक्सी कैप का रुझान भी आजकल ज्यादातर लार्ज कैप कंपनियों में नजर आ रहा है। तो क्या वहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है निवेशकों के पोर्टफोलियो में? यस, सो इसमें 2 चीज़ है कि एक तो आपका लार्ज कैप फंड में भी आपका 3000 का एसआईपी चल रहा है और एक फ्लेक्सी कैप में भी पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है वहाँ पे भी 3000 का एसआईपी चल रहा है। तो इससे बेटर है कि आप लार्ज कैप का जो एसआईपी है उसको कोई मल्टी कैप में शिफ्ट कर दीजिए। एग्जिस्टिंग मल्टी कैप है उसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हो। तो होगा क्या कि आपका लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ना रह के थोड़ा मिड और स्मॉल कैप का भी पोर्शन ऐड होगा, क्योंकि आपके पास 15 साल का टाइम है, इसलिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो लार्ज कैप यहाँ पर आप उसको स्विच करते हुए आप मल्टी कैप फंड में यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बस बाकी जो पोर्टफोलियो है वो आपका अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सर इसी में जैसे कि ये फ्लेक्सी कैप फंड भी है और मल्टी कैप की भी आपने राय दी, अगर दोनों में से सर कोई एक फंड चुनना हो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में, तो वो उनमें से कौन सा बेहतर होगा? देखिए अभिषेक जी, 2 चीज़ रहती है कि एक तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मेरी एज क्या है, बराबर? मेरी एज सपोज बहुत यंग नहीं है, मैं थोड़ा एल्ड हूँ, तो उस केस में मेरा क्या होगा कि मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वहाँ पे आपका लार्ज कैप ओरिएंटेशन ज़्यादा रहता है। अगर कोई यंग है और या तो उसका टाइम पीरियड लंबा है, जैसे कि पिछले जो दर्शक थे उसका 15 साल का टाइम पीरियड था, तो हम उसके लिए मल्टी कैप सजेस्ट कर सकते हैं कि मल्टी कैप में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन लार्ज कैप ओरिएंटेड अगर आपको एलोकेशन चाहिए तो आप फ्लेक्सी कैप में जाइए, और ब्लेंडेड एलोकेशन चाहिए, तीनों में एलोकेशन चाहिए तो आप मल्टी कैप में जा सकते हो। आपके पास टाइम पीरियड होना चाहिए, प्लस आपकी एज के हिसाब से आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है सर। सर मिड कैप पर तो हमारी चर्चा हो ही रही है, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में भी मैंने नोटिस किया बपुन जी के और अदरवाइज भी, किसी भी पोर्टफोलियो में मैक्सिमम कितने फंड रखना ठीक है? क्योंकि इनके पास 7 फंड्स थे, अलग अलग कैटेगरीज के बेशक थे, लेकिन कितने फंड जो है ठीक रहते हैं किसी एक पोर्टफोलियो के लिए? परफेक्ट, बहुत बढ़िया सवाल है। और बहुत सारे मार्केट के एक्सपर्ट जो है, म्यूचुअल फंड के सीईओज़ है, उसके भी साथ जब हम बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी वो लोग बताते हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 4 से 5 फंड हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। और सपोज़ कोई नया बंदा कभी कभी स्टार्ट कर रहा है, जस्ट अभी स्टार्ट करना है, तो आप एक आधा फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप और मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या तो मल्टी कैप और एक मिड कैप, ऐसे 2 या 3 फंड भी आप लो तो भी आपका पोर्टफोलियो एक अच्छी तरह से बिल्ट हो सकता है।
देखिए हम क्या सोचते हैं कि जैसे मेरा स्टॉक, मैं डायरेक्ट स्टॉक परचेस करता हूँ तो मेरे पास 10, 20, 50 स्टॉक होने चाहिए। इसी तरह से लोग म्यूचुअल फंड स्कीम में भी ऐसा करते हैं। मेरे पास ऐसे भी पोर्टफोलियो आते हैं जहाँ पे 25 से 30 स्कीम में इन्वेस्टेड होता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी कभी कभी आपको ज़्यादातर केस में वो रिटर्न नहीं बना के देती, क्योंकि आपने पूरी मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपका पोर्टफोलियो मार्केट को तो बीट कर ही नहीं पाएगा। और जब आपका नंबर ऑफ स्कीम्स एक पोर्टफोलियो में बढ़ता है तो आपका रिटर्न उतना का उतना ही रहता है, लेकिन जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका वॉलेटिलिटी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है पोर्टफोलियो में। इससे बेटर है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखें। मैक्सिमम 4 से 5 स्कीम इज़ इनफ, जैसे कि 1 या 2 फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप हो गया, 1 से 2 मिड कैप हो गया और 1 आधा स्मॉल कैप हो गया, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि मुझे कितने साल के बाद पैसे चाहिए और मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को भी ध्यान रखें और थोड़े से लिमिटेड यहाँ पर स्कीम्स रखें, लेकिन सबसे बेस्ट या सबसे बेहतर स्कीम्स रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे बेटर और कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। ज़्यादा फंड्स रखेंगे तो दिक्कत आगे चल के हो सकती है। खैर चलिए, मिड कैप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जरा मिड कैप फंड्स के 5 साल के बीते प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर जो फंड काबिज है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, 25.19% के रिटर्न इसने दिए हैं पिछले 5 साल में ऑन एवरेज। इसके बाद है निपॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप फंड, 23.81% के रिटर्न दिए हैं। उसके बाद है इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड, जिसने 23.06% की एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। उसके बाद है ईडल वाइज का मिड कैप फंड, 22.92% के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है जीएफसी का मिड कैप फंड, 22.92% के रिटर्न इसने यहाँ पर दिए हैं अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में। सर, पोर्टफोलियो में क्या लगता है कि सर मिड कैप का आदर्श एलोकेशन कितना होना चाहिए? अगर जैसे कि अगर मिड कैप की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए पिछले 5 साल में भी और पिछले 1 साल में भी, मतलब लार्ज कैप को स्मॉल कैप को इसने आउट परफॉर्म किया है, कितना आदर्श एलोकेशन एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए मिड कैप फंड्स के? सो प्योर मिड कैप फंड की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि सपोज मुझे 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 2 से लेकर 4,000 तक मैं प्योर मिड कैप में रखूँ तो वो चलेगा, मतलब 20 to 40%। और बाकी का जो है मैं मल्टी कैप या तो फ्लेक्सी कैप ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैं मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ कैटेगरी वाइज। और ये भी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना आप कर सकते हो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ज़्यादातर ये चल जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार हमारे जो आज के प्राइम मेंबर्स हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। आज 5 प्राइम मेंबर हमारे साथ सिप के टिप में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक करके मैं वेलकम कर देती हूँ। निशी धराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अखलाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा साधना रघुवंशी हैं, तहे दिल से आपका भी स्वागत है। साथ ही राजेश भट्टाचार्य जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी बोनस के परिवार में। उम्मीद है हमारा जो प्राइम मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप उसे भी उतना ही प्यार देंगे। बाकी दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी फटाफट से बता दें किस तरीके से हमारे प्राइम मेंबर आप बन सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब पेज पर जाएंगे, सामने ही आपको सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन का ऑप्शन नजर आएगा। टैप कीजिए उस ऑप्शन पे, उसके बाद ₹199 का एक लेवल ओपन होगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए और बन जाइए हमारे परिवार का हिस्सा, यानी कि हमारे प्राइम मेंबर। साथ ही लुत्फ उठाइए बहुत सारे प्राइम मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट का भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर, बात तो हमने करी फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी की, तमाम चीजें क्या कुछ देखनी चाहिए किसी भी निवेशक को। सर, अगर एयूएम की बात करें, ऐसे भी बहुत सारे शोज हमने करे जहां पर हमने ये बताया। इनफैक्ट कल परसों हमने अभिषेक जी एक शो किया था एयूएम के मामले में, कौन सा फंड जो है सबसे ऊपर नजर आ रहा है, किसके पास सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सर, ये जो एक चीज होती है, जो एक पॉइंट है एयूएम का, ये कितना मायने रखता है? इसके अलावा फंड टू फंड एक्सपेंस रेशो कितना मायने रखता है किसी भी ग्राउंड लेवल निवेशक के लिए, कि ये 2 चीजें भी देखकर चले वो? देखिए, जब हम निवेश का निर्णय करना चाहते हैं तो आपने जो बताया वो एकदम सही है कि हम एयूएम देखते, निवेशक जो है वो एयूएम देख के डिसीजन ले सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि कितना खर्चा वो फंड करवा रहा है आपके पास, उसके बेस पे आप डिसीजन लेते हो। लेकिन एयूएम जो है वो ऐसा नहीं है कि एयूएम अगर ज़्यादा है तो उसने रिटर्न नहीं दे रहा है वो फंड। जैसे कि निप्पॉन का मिड कैप फंड है, वो बहुत पुराना है, उसका एयूएम भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। और वही चीज़ सपोज जो नए अभी जो फंड आए, जैसे कि वाइटॉक मिड कैप जो हमारे टॉप 5 में भी है, और फिर अभी जो नया आया है हेलियोस मिड कैप है, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि ये कोई स्कीम का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ फंड का नाम आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपको आपका स्टडी करके आपको डिसीजन लेना है। तो ये सब चीज़ ऐसे है कि जो नया फंड है वो भी परफॉर्म कर रहा है, जो पुराने ज़्यादा एयूएम वाले फंड है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा चीज़ मतलब कि ऐसा है कि आपका एयूएम के बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि अगर एयूएम ज़्यादा है तो शायद रिटर्न नहीं मिलेगा, कम है तो वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे देगा, ऐसा नहीं है।
दूसरा चीज़ जो एक्सपेंस रेशियो की आपने बात की, तो एक्सपेंस रेशियो में भी सेम है कि सेबी ने पूरा एक स्लैब बना के रखा है कि आपका AUM जितना बड़ा होगा उस तरह से आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी सेबी देख रहा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो देखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि फिर मेरा जो रैली है, जो मेरा रिटर्न है वही ना बना पाऊँ, बराबर। तो एक्सपेंस रेशियो शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर टू मेक डिसीजंस। देर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स, देर आर सर्टेन अदर रेशियोज़, जैसे हमने रोलिंग रिटर्न की बात की, जो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की, फिर अल्फ़ा कितना दे रहा है, शार्प रेशियो क्या है, शॉर्टिनो क्या है, और दूसरी एक चीज़ कि जब मैं मिड कैप या ऐसे कोई फंड की बात कर रहा हूँ तो उसने लार्ज, मिड और स्मॉल में कितना एलोकेशन है उसका, बराबर। जैसे कि प्योर मिड कैप स्कीम की बात करते हैं तो उसके पास 65% मिड कैप स्टॉक्स होने चाहिए, बाकी की जो 35% है उसमें वो स्मॉल प्लस लार्ज कैप ले सकता है। तो वो सब ब्लेंड कितना है उसका, वो सब देख के आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए फंड का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। सब मिड कैप फंड्स की हम लोग जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, वोलेटिलिटी यहाँ पर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो जो कोई निवेशक मिड कैप फंड्स में जा रहा है वो उसके लिए कितना तैयार रहे कि आगे चल के, क्योंकि वॉलेटाइल टाइम्स हम लोगों ने देखे हैं, यहाँ पर इक्विटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। मिड कैप की अगर यहाँ पर बात करें, कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी इसमें होती है और कितना ज़्यादा निवेशक यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपेयर रहे कि जब वो एंट्री कर रहा है तो इस चीज़ को वो उसको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वोलेटिलिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन का डेटा जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से 15% से लेके 20% तक वो प्लस माइनस हो सकता है। इसका मतलब ये है, पिछले 3 साल का डेटा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटर्न वो बना के दे रहा है उसमें वो -15% या पॉजिटिव 15% या 20% तक भी वो जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आप मिड कैप फंड सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसको कम से कम 5 से 7 साल का टाइम देना पड़ेगा। अगर वो 5 से 7 साल तक का आप टाइम दे रहे हो तो आपको वो आपका पैसा बना के देने का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट चालू किया, मैंने SIP आज चालू की या लमसम आज मैंने चालू किया, और मैं अभी से उसको ट्रैक कर रहा हूँ, हर 6 महीने में, हर रोज़, हर वीक या हर साल में चेक कर रहा हूँ कि आज भी नहीं बना, आज भी नहीं बना, तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि कंपेरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप जो होते हैं वो ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। उसका जो अप एंड डाउन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म तक अगर आप बने रहते हो तो पैसा बना के देते हैं। ओके, ऑलराइट। चलिए, अपनी ये चर्चा हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दे दें। अमर उजाला द बोनस की इन हाउस ऐप आ चुकी है, तो यहाँ पर यूट्यूब में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप हमारी इन हाउस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और सारे कंटेंट का यहाँ पर लुत्फ यहाँ पर उठा सकते हैं। प्राइम मेंबर्स के लिए भी जो कंटेंट बनता है, एक्सक्लूसिव कंटेंट जो होता है, वो भी सब यहाँ पर आपको मिलेगा। वन स्टॉप सेंटर सभी खबरों का, सभी वीडियोस का, जो भी हम लोग यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बनाते हैं। तो देर ना करें, फटाफट इस ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से। इनफैक्ट ये स्कैन कोड भी दिया हुआ है, इसको स्कैन करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं, उनके सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारी आज की चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सवाल लेते हैं तुषार वेटकोली जी का। इन्होंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा है, कह रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में क्या लमसम निवेश कर सकते हैं, अभी मौका है। निकुंज सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? अगर हम देखें बीते 1 साल में ये फंड जो है 2% के पॉजिटिव रिटर्न ही देता हुआ नजर आया, 2 से 3% के। 3 साल में भी जो स्टोरी है पॉजिटिव ही नजर आ रही है। राइट, सो बहुत अच्छा सवाल है। और मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है वो पिछले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिया है, और पिछले 1-2 साल से वापस वो कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो मोतीलाल ओसवाल के फंड्स होते हैं वो ज़्यादातर फोकस्ड कैटेगरी के होते हैं, मतलब कि उसके एक पोर्टफोलियो में 25 से 30 स्टॉक्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा स्टॉक्स वो लोग रिकमेंड नहीं लेते नहीं है, परचेज नहीं करते। तो वो जब फोकस्ड पोर्टफोलियो हो जाता है, स्टॉक का पोर्टफोलियो फोकस्ड है, उस केस में आपका वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और यही चीज़ पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब मोतीलाल ओसवाल के जो स्कीम्स है उसमें यही चीज़ देखने को मिली है। तो अगर सबसे पहले तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऐसी है कि आप ये ले सकते हो, तो आप ये कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो क्वेश्चन था कि लमसम करना चाहिए अभी इस समय में कि नहीं करना चाहिए जी। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि STP के माध्यम से आप अपना पैसा स्टेगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। मतलब कि मोतीलाल ओसवाल या कोई भी कंपनी है
उसके लिक्विड फंड में आपने पैसा डाल दिया, जैसे कि मुझे 5 लाख इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो 5 लाख मैंने वहाँ पे डाल दिया और उसमें से 25,000 रुपीज़ हर वीक या हर मंथ उसमें से शिफ्ट होंगे मिड कैप फंड में। तो इस तरह से आप एसटीपी के जरिए, अभी जो मार्केट है उसमें आप लमसम एक साथ ना डाल के अगर आप एसटीपी के जरिए कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बेटर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत वोलाटाइल है और यहाँ से आगे भी वोलाटाइल रह सकती है।